हेलो गाइस, मैं नेम मोहित त्रिपाठी और इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉक्स की अटेम्प्ट करने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए प्री में। ठीक है। और प्री में जो जो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे कैसे आप दूर करेंगे, क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो आप प्री के मॉक में अवॉइड कर सकते हैं और आपके बहुत कम नंबर आ रहे हैं तो उसे कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है। तो मॉक्स अटेम्प्ट स्ट्रेटजी की बात करेंगे, कैसे कैसे आपको मॉक करना है। ठीक है। तो मैं इसमें पीओ और क्लर्क दोनों अलग अलग लेके चलता हूँ। ठीक है। एक मैं आपको पीओ के लिए बताऊंगा अलग से और क्लर्कल के लिए बताऊंगा अलग से कि आपके मॉक में अगर कम नंबर आ रहे हैं तो आप इसे कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है। बात करता हूँ प्री में और मैं ये पूरी बातें प्री के मॉक के लिए करूंगा तो उसी के लिए आप देखिएगा। ठीक है। चलो पीओ की बात करते हैं। सबसे पहले आपने पीओ का मॉक उठाया। ठीक है। आपके पास पहले मान लीजिए 3 सेक्शन है, कोई भी पहले बोलता है मॉक मॉक वेरी करता है, वैसे रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट ये रहता है एग्जाम में लास्ट ईयर, मुझे जितना याद है। ठीक है। मान लीजिए आपका रीजनिंग का सेक्शन खुला, अब आपने रीजनिंग का सेक्शन पीओ के लिए बात करें तो पीओ में आपको ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट क्वेश्चन से उठाना अटेम्प्ट कर दें। पीओ में आपको चूज होना पड़ता है आपका कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले काम करिएगा ये, सबसे पहले काम क्या रहता है अपना मिसलिनियस कर लीजिएगा। ठीक है। इनइक्वालिटी हो गया, स्लॉक्स हो गया, चाइनीज डिकोडिंग हो गई, इन सबकी प्रैक्टिस आप अलग से कुछ फॉर्मेट में करके रखिए। मतलब इनकी प्रैक्टिस पहले से करिए, इनको डेली हैबिट बनाइए, इनकी प्रैक्टिस करिए। 10-10 आपको मिसलिनियस का जो पार्ट है वो बनाना है रीजनिंग के लिए, इनको डेली डेली आपको बनाना ही बनाना है। इन्हें क्विज फॉर्मेट में बनाइए, किसी भी मॉक में जाइए, फ्री क्विज में आपको ये सब मिल जाएंगे। इनकी प्रैक्टिस करिए। तो एक मॉक में सबसे पहले आप इन्हीं को अटेम्प्ट कर लीजिए, करिए, इनमें कोशिश करिए कुछ में जब आप बनाइए तो आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहे। ठीक है। तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो आप मिसलिनियस से जब कम से कम 10 से 15 नंबर खींच लेते हैं, ठीक है, पीओ की बात करूं, उसके बाद आपके पास कम से कम 4 पजल आती है। ठीक है। फिर 2 छोटे छोटे पजल भी आती है, ऑर्डर रैंकिंग की और फैमिली वाली। ठीक है। अब वो आपके ऊपर है कि आप, अगर आपका ऑर्डर रैंकिंग का देखो पजल होता है वो इजी होता है, कभी कभी टफ दे देते हैं, तो उसके बाद आप ऑर्डर रैंकिंग ट्राई कर सकते हैं। फैमिली ट्री को थोड़ा साइड में लेके चल सकते हैं, फैमिली ट्री को शुरू में अटेम्प्ट नहीं करना होता क्योंकि उसमें मिस्टेक होने की संभावना ज्यादा होती है। फिर आपके पास 4 पजल आती है। अब आपको पजल में देखना है कौन सी इजी टू क्रैक है, आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट। आपका सिटिंग अरेंजमेंट वाली पजल अच्छी है, अनसर्टेन वाली अच्छी है, ऑर्डर रैंकिंग वाली अच्छी है। अगर आपको कुछ मतलब थोड़ा सा अनसर्टेन वाली दे दी, ऑर्डर एंड रैंकिंग वाली दे दी, वो अच्छी है, उस हिसाब से अटेम्प्ट कर लीजिए। इनकी प्रैक्टिस बाकायदा करते रहिए। सेटिंग अरेंजमेंट वाली कम से कम 2 पजल आपको एग्जाम में देखने को मिलती है, अनसर्टेन वाली एक पजल देखने को मिलती है, ऑर्डर रैंकिंग वाली आपको एक पजल देखने को मिलती है। तो ये कुछ पजल्स हैं जो आपको देखने को मिलती है एग्जाम में, तो इजीली इनकी प्रैक्टिस करके रखिए और इन्हें अटेम्प्ट करिए। एग्जाम में आपके पास पोर्शन खुला है तो सबसे पहले, और देखिए जो वो क्वेश्चन आपने देखे होंगे जो एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं उन्हें अवॉइड करने का ट्राई करिए। आपने मॉक खोला तो जो एक नंबर वाले क्वेश्चन है, कभी कभी वो 2-3 मिनट एक क्वेश्चन लगे तो उन्हें अवॉइड करिए। जो क्वेश्चन सिर्फ रीजनिंग में 1 नंबर का था उन्हें मत दीजिए। सबसे पहले आपको मिस्टीनेस कर देना है, उसके बाद आपको पजल पे जंप करना है, इजी पजल उठानी है। धीरे धीरे कोशिश करिए मॉक्स में, जब आप मॉक दें तो 25 प्लस अटेम्प्ट करने का ट्राई करिए। इसकी एक स्ट्रेटजी बनाइए। आप मॉक का एनालिसिस कैसे करते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने मॉक कितने दिए इससे ज्यादा। तो इसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो आपको बना के दूंगा कि मॉक का एनालिसिस करते कैसे हैं, क्या मॉक का गेम होता है। ये पूरी वीडियो मॉक अटेम्प्ट स्ट्रेटजी पे। ठीक है। तो ये आपका रीजनिंग का हो गया कि आपने कैसे कैसे एक मॉक देना है, उसके बाद आप कैसे कैसे उस पर वर्क करेंगे। ठीक है। ये पूरा रीजनिंग है। ऐसे ही इसकी इसी टाइप में प्रैक्टिस करके रखिए। मॉक्स आप पहले सेक्शन, आपके फुल लेंथ में अगर मॉक्स अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, आपके ऐसा ही कि आपने बहुत ट्राई कर लिया, 40-50 आ रहे हैं, तो एकदम से आप बहुत ज्यादा जंप करने का ट्राई कर रहे हैं तो मॉक्स नहीं होगा। सेक्शनल पे आइए, रीजनिंग की सेपरेट सेक्शनल दीजिए, क्वांट का सेक्शनल सेपरेट दीजिए, इंग्लिश का दीजिए, उनकी प्रैक्टिस अलग से करके रखिए। तो ये प्री की स्ट्रेटजी रहेगी। बाकी बहुत ज्यादा आपको परेशानी होगी, आप अगर इतना कर लेते हैं तो प्री आप बहुत अच्छे से निकाल लेंगे। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे इंग्लिश की, प्री की इंग्लिश की बात करेंगे। तो इंग्लिश ऐसा सेक्शन है जो सबका अच्छा नहीं होता। ये पीओ की बात चल रही है। ठीक है। तो मैं क्लरिकल भी लेके चल देता हूँ साथ में। ठीक है। तो रीजनिंग का साथ साथ क्या है, अगर आप क्लरिकल दे रहे हैं तो यही अटेम्प्ट स्ट्रेटजी है। और रीजनिंग में 30 प्लस का टारगेट लेके चलिएगा नहीं, क्योंकि आपको पजल्स इजी देखने को मिल जाती है। देखो कोई आपसे बोले कि क्लरिकल में इतना नहीं होता कि पहले क्वेश्चन देखते ही बना लेंगे, तो ऐसा मत करिए। कुछ पजल्स क्लरिकल में होता है, एक पजल थोड़ी सी फंसने वाली आ जाती है, तो अगर उसमें आप फंस गए तो आपका पेपर खराब हो सकता है। तो देख के बनाइए, पहले मिसलीनियस कर लीजिए कि जल्दी जल्दी हटा के मिसलीनियस पे आइए। फिर उसके बाद पजल देख लीजिए कौन सी थोड़ा सा कंडीशन थोड़ा वो करके 30 प्लस अगर आप अटेम्प्ट कर देते हैं। ठीक है। ऐसा भी नहीं कि 30 प्लस भी, 25 प्लस क्लरिकल में भी चल जाता है। पीओ में आपका 20 प्लस तक भी चल जाएगा, क्लरिकल में आप 25 प्लस अटेम्प्ट करने का ट्राई करिए। रीजनिंग देखो स्ट्रॉन्ग सेक्शन करिए रीजनिंग को, क्योंकि रीजनिंग प्री के लिए रीजनिंग थोड़ा इजी आता है। बाकी अगर जैसे किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं है, क्वांट ज्यादातर सबकी अच्छी नहीं होती है। ठीक है। तो रीजनिंग अगर इसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो रीजनिंग अपना स्ट्रॉन्ग लेके चले। अगर मैं अपनी बात करूं तो रीजनिंग में मेरे 30, मेरा कोई ऐसा मॉक नहीं होगा। अगर मैं पीओ की बात करूं, एग्जाम नहीं होगा, पीओ की बात कर लो और क्लरिकल की बात कर लो, तो मेरे 25 से कमाए हुए 28, 29, 30, मेरे क्लरिकल में 35 में 32 भी है। तो इजी है करना। ठीक है। मेरे भी कभी बहुत कम आते थे, फिर उसके बाद आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि मेरा बहुत मैं स्ट्रॉन्ग हूं ऐसे करके। तो उसी हिसाब से आप ट्राई कर सकते हैं। ये होगा क्लरिकल। इंग्लिश की बात करें पीओ की और क्लरिकल की। ठीक है। तो इंग्लिश सबका क्या है, क्लरिकल की जो इंग्लिश आती है वो बहुत इजी आती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत टफ लगेगा,
तो क्लरिकल की इंग्लिश में आपको बेसिक बेसिक जो आपका पैराग्राफ भी होगा वो बेसिक होगा, उसके क्वेश्चन भी बेसिक होंगे, थोड़ा स्टोरी बेस्ड होगा, लेकिन पीओ में आपको कभी कभी फंसाने वाला पैराग्राफ आ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की आप आदत डाल लीजिए, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्री लेवल का डेली बनाना स्टार्ट करिए, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका कम से कम एग्जाम में 8 से 10 नंबर खींचता है। तो आप समझिए 8 से 10 नंबर, आप अगर उसकी 8 से 10 नंबर की डेली प्रैक्टिस करते आ रहे हैं तो एग्जाम में ज्यादा सिनो एंटो आपको ऐसा मिल गया कि आपको नहीं समझ में आ रहा, फिर भी आप 6 से 7 नंबर खींच के ले आएंगे। और देखो इंग्लिश इनकी अच्छी नहीं होती, प्री की अगर मैं बात करूं, अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है, मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा, नहीं स्ट्रॉन्ग हो रही है, आपने बहुत ट्राई कर लिया, तो रीजनिंग और पॉइंट पे अगर आप बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं तो इंग्लिश की आपको फिर भी सेक्शन निकालनी पड़ेगी। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत बड़ा पार्ट हो सकता है। अगर मैं पीओ की बात करूं तो उसमें पैरा नंबर आता है पूरा 5 क्वेश्चन का, ठीक है, फिर उसके 5 सेट करने पड़ते हैं। तो आप ऐसी चीजों को अवॉइड कर सकते हैं पीओ प्री में। मैं ये नहीं कह रहा अवॉइड करो, ये बिल्कुल एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है, परसेंटाइल पे भी ध्यान देना है। मतलब देखो अगर एक्यूरेसी परसेंटाइल की बात मैं करता हूं, अभी पहले मॉक क्लियर कर लेता हूं, ठीक है। तो ये आपको पीओ के लिए इंग्लिश की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको डेली सॉल्व करना है, सेक्शनल भी लगाना है आपको। इंग्लिश आप अलग से लगा दें, फिर भी आप इंग्लिश का एक सेक्शनल दीजिए जिससे आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाए। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्लस एक सेक्शनल मॉक आप इंग्लिश का दीजिए। फुल लेंथ मॉक्स अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आ रहे, अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे तो आप फुल लेंथ मॉक्स डेली देते चलिए, नहीं आ रहे तो कम से कम 3-3 दिन बाद दीजिए, 3 दिन सेक्शनल दीजिए, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करिए, फिर उसके बाद 3 दिन बाद आप एक फुल लेंथ मॉक दीजिए, ठीक है। 3-3 दिन का गैप लेके चलिए एकदम। अभी थोड़ा सा ज्यादा टाइम है, आप आराम से पॉपअप कर सकते हैं। प्री के लिए आप 1 महीने में प्री स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर उसके बाद आप मेंस पे भी जंप कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना के चलिए। जो बात प्री का, क्लरिकल में आपको इजी क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपको सब नहीं बनाने क्लरिकल में भी, ठीक है। क्लरिकल की भी बहुत ज्यादा इतनी हाई कट ऑफ देखने को नहीं मिल रही है। आपने देखा हुआ एसबीआई क्लरिकल की 60 नंबर का करीब कट ऑफ गई थी, तो बहुत ज्यादा हाई देखने को नहीं मिल रही। तो हिसाब से आप एग्जाम टारगेट करिए, 100 में 100 नहीं आपको लेके आना। आपके पास क्लरिकल में भी आपके पास कम से कम नहीं तो 15 नंबर होते हैं छोड़ के। अगर मैं बोल रहा हूँ आई से आई 85 नंबर कट ऑफ चली गई तो 15 नंबर भी आप छोड़ सकते हैं। तो एग्जाम में आप ये भी सोचो कि आप 15 क्वेश्चन क्या छोड़ सकते हैं, उस हिसाब से अपने एग्जाम को डिजाइन करिए, अपने प्रैक्टिस को डिजाइन करिए, ठीक है। तो ये बात हो गई क्लरिकल के लिए आप कैसे इंग्लिश को करेंगे। तो इंग्लिश की यही स्ट्रेटजी रहेगी, आप पहले तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको स्ट्रेटजी बनाते हैं। सेक्शनल मॉक बहुत इंपॉर्टेंट, सेक्शनल की इंपॉर्टेंस मत खत्म करिए, सेक्शनल मॉक आप देते रहिए। इंग्लिश का एक सेक्शनल प्लस इंग्लिश के आपको रीडिंग कॉम्बिनेशन एक बनाते चलिए, आपको सुधार देखने को मिलेगा। फिर आपको देखने सुधार नहीं मिला तो एरर में गलती हो रही है, तो आप उनके लिए प्रैक्टिस अलग से कर सकते हैं। क्या क्या आपको दिक्कतें हो रही है वो भी देखो। वोकैब वाले क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत हो रही है, उनमें आपकी एक्यूरेसी नहीं आती तो उन्हें आप छोड़ दे सकते हैं। आपसे कोई वोकैब नहीं समझ में तो छोड़ दो, उसका कोई सॉल्यूशन ऐसा, मतलब मैं बता दूं इसका कोई सॉल्यूशन देखो। वोकैब पूरा ऐसा है कि जिस बंदे की पढ़ी आ गई वो करके आता है, क्योंकि वोकैब बहुत ज्यादा है, ऐसा तो है नहीं बहुत कम है। जिसने पढ़ी है उसके लिए वोकैब इजी है। पढ़ी मतलब जैसे मान लो कोई एक शब्द एक आता है, कोई वोकैब आ गया छोटा सा, ठीक है, वो आपने नहीं पढ़ा लेकिन बगल वाले ने पढ़ा है तो वो कर लेगा। जरूरी थोड़ी कि आप वो कर लो, आप कहीं और से खींच लो। कट ऑफ में अगर 60 नंबर कट ऑफ जा रही है प्री की, तो प्री से क्वालिफाइंग आपको 60 पार करना है। आप अगर 60 नंबर कट ऑफ जा रही है और 80 ला रहे हैं तब भी आप क्वालिफाई हो, तो 60 नंबर ला रहे कट ऑफ जा रही 60 आ रहा है वो भी क्वालिफाई करेगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की नीड नहीं है। आपसे अगर नहीं बुकैब, आपको बुकैब वाले पोर्शन में परेशान होने की बिल्कुल नीड नहीं है, नहीं आ रही बुकैब तो उसको बिल्कुल छोड़ सकते हैं। तुक्के मत मारना, इंग्लिश में तुक्के मारने के चक्कर में एक्यूरेसी गिरती है, एक्यूरेसी गिरेगी फिर उसके बाद आपके नंबर गिरेंगे तो फिर वो परसेंटाइल में भी दिक्कत आती है। तो इसलिए ट्राई करिए इंग्लिश में जितने आपको आ रहे हैं उतने करिए। तो क्लरिकल की बात करूं तो 20 नंबर बहुत इजी है एग्जाम से निकालना। आप खुद अगर मॉक देंगे और थोड़ा मॉक का भी देख के देना कि कौन सा मॉक दे रहा है इंग्लिश के लिए। अगर आप प्री की बात कर रहे हैं तो प्री का मॉक ऐसे मॉक से दीजिए जो फालतू की इंग्लिश ना पूछे, ज्यादा वोकैब बेस्ड ना पूछे। क्लरिकल का पीओ, क्लरिकल का जो प्री होता है अगर आप टेस्ट बुक आपने मॉक दिया तो उसी लेवल का आता है, ठीक है एग्जाम, तो आप उससे भी देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर बात करेंगे अगर क्वांट की, अब बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट के लिए मैं बताऊं, क्वांट के लिए देखो सेक्शनल की इंपॉर्टेंस तो अपनी जगह है ही, लेकिन वो सेक्शनल हमें देना कब है। सेक्शनल के लिए हमें प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर मैं पीओ की मॉक और क्लरिकल के लिए बात करूं तो कैसे आपको करना है। देखो पीओ का अगर मार्क्स की बात करूं, आपके पास कितना है 35 मार्क्स का पीओ का आता है, 35 का क्लर्क का आता है। अब उसमें क्या क्या आता है, मान लीजिए 2 डीआई आ गई, एक कैसलेट आ गई या 3 डीआई आ गई, तो ये 15 नंबर आपके खींच लाए पेपर से। इसके बाद कम से कम नहीं तो आपको 10 अर्थमेटिक मिल जाएंगे, ठीक है, पीओ में 10 से 15 भी मिल सकते हैं। यहाँ थोड़ा बहुत अगर आपका पेपर अच्छे शिफ्ट में आ गया तो आपके जो मिसलिनियस हैं वो आपके कम आएंगे, 5-10 नंबर के ही आएंगे। तो ये आपका रहता है क्लरिकल। और क्लरिकल में अर्थमेटिक 10 आते ही आते हैं, 8 से 10 अर्थमेटिक आएंगे, ठीक है, 3 डीआई आएंगे। उसके बाद पूरा मिसलिनियस का पार्ट रहेगा। मिसलिनियस में क्या आता है, जो क्वांट का मिसलिनियस है उसमें आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम, जो आपका रॉन्ग नंबर सीरीज होता है और मिक्स और मिसिंग नंबर सीरीज होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिसिंग नंबर सीरीज वाला पार्ट आता है आपका, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ये आता है एग्जाम में। तो देखिए इनके लिए मिसलिनियस जिसमें रीजनिंग होता है, इसकी भी आपको सेक्शनल की प्रैक्टिस करनी है। सेक्शनल तो लगाना है, कुछ फॉर्मेट में इनकी प्रैक्टिस करिए, कुछ फॉर्मेट प्रैक्टिस करिए, स्पीड मैथ पे ध्यान दीजिए, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग करिए। ये आपको डीआई में भी हेल्प करने वाला है
और उसको डील करना है। और अर्थमेटिक की बेसिक कर लीजिए थोड़ी बहुत। अगर आपको ये लगता है कि मुझे नहीं बनता तो अर्थमेटिक की आप अच्छी से प्रैक्टिस करेंगे, एक दो टीचर्स पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत आप ट्रिक भी सीख जाएंगे। थोड़ा ऑप्शनल मेथड होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं। पीओ या क्लरिकल की जो एग्जाम है अर्थमेटिक के, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा क्वेश्चन वाइज आपको बताऊं क्या क्या ट्रिक्स हो सकते हैं एक क्वेश्चन में, तो उस तरीके से, ठीक है। तो आपको ये इजी पड़ेगा आप अगर ऐसे करेंगे तो। सेक्शनल की प्रैक्टिस करके रखिए, उसके बाद आप सेक्शनल लगाइए तो आपको सेक्शनल में मार्क्स बढ़ते दिखेंगे। पहले आप सेक्शनल पे ध्यान दीजिए, सेक्शनल में नंबर बढ़ाने की कोशिश करिए। अटेम्प्ट की स्ट्रेटजी, आपकी अटेम्प्ट की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसमें भी पहले ये बना लीजिए, सिंपल चीजें बना लीजिए। उसके बाद सीधे डीआई पे स्विच करिए। और डीआई देखो आपको रीजनिंग में देखो आपको कभी कभी पजल बाद में पता चलता है ये टफ है, लेकिन क्वांट की डीआई आपको सामने से दिख जाती है। आपको एक पाई चार्ट दे दिया, उसमें दे दिया इतनी वैल्यू इतने परसेंटेज में बटी हुई है। अगर उसमें गैप देकर रखा तो आप समझ जाएंगे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मुझे लेट पड़ेगा। या नीचे एक पजल आ जाती है आपकी बार ग्राफ वाली, इसमें एवरेज दे रखा होता है, फिर एक का डाटा दे रखा है, तो आपको पूरा फाइंड करना, वो थोड़ी टफ लेवल की आ जाती है। आपने कैलकुलेट पढ़ी, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ डाटा इजीली फाउंड हो सकता है, तो इस हिसाब से आप उसको डिजाइन करिए। आपको कौन सी डीआई इजी लग रही है उसको पकड़िए। पीओ के लिए मैं बात करूं, ठीक है। पीओ में अगर आप अच्छे खासे 20-25 अटेम्प्ट, 25 के प्लस अटेम्प्ट करके आते हैं, 20 अटेम्प्ट आप करके आते हैं, तो आपके बहुत अच्छा है। क्लरिकल के मैं जरूर बोल रहा हूँ कि बस 15 नंबर छोड़ देंगे। पीओ में आपके पास छोड़ने के नंबर है 40, ठीक है। 60 से ज्यादा कट ऑफ नहीं गई। आप अगर बात करेंगे एसबीआई पीओ की, उसकी 62 नंबर कट ऑफ गई थी, जितना मैं याद कर पाऊँ 67 या 62 गई थी कट ऑफ, ठीक है। तो उस हिसाब से कट ऑफ जाती है। पीओ में आपके पास छोड़ने बहुत अच्छा, अगर 20 नंबर अटेम्प्ट करके आते हैं ना क्वांट में, बाकी आप रीजनिंग और इंग्लिश से खींचते हैं, तो आपका बहुत अच्छा पेपर जाने वाला है। तो इस हिसाब से खुद को डिजाइन करिए, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रेटजी हो गई कि आपको सेक्शन वाइज। अब बात करेंगे कि मॉक्स में आपको क्या देखना होता है। आपने एक मॉक लगाया, मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा मॉक कैसा है, आपने एक मॉक दिया, ठीक है। जब आप मॉक सबमिट करते हैं तो आपके पास दो चीजें लिख के आती हैं, एक लिख के आती है एक्यूरेसी, एक लिख के आती है परसेंटाइल, ठीक है। इनका क्या गेम है, देखो जो परसेंटाइल होता है, मान लीजिए 100 बच्चे बैठे हैं एग्जाम देने, तो अगर टॉप 5 बच्चे जो हैं, ठीक है, उनकी 95 परसेंटाइल के ऊपर है, समझ रहे हैं मेरे बात, ठीक है। अब एक्यूरेसी का क्या पार्ट रहता है, तो एक्यूरेसी ही आपको ऊपर लग जाती है। मान लीजिए आपने अच्छे अटेम्प्ट करे, ठीक है, जो टॉप 5 बच्चे हैं उन्होंने अच्छे अटेम्प्ट करे, उसके साथ वो टॉप पे हैं। एक्यूरेसी देखो, अगर ये बात एक बहुत वैसी है, मैं आपको बताऊं तो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती अगर आपकी परसेंटाइल स्ट्रॉन्ग है, तो बात याद रखना। एक्यूरेसी मैटर बहुत ज्यादा नहीं करती, आपको ना नॉर्मलाइजेशन में दिक्कत देगी ना किसी में। एक्यूरेसी इज अ मिथ ओनली, ठीक है। एक्यूरेसी अगर आपकी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी आपकी परसेंटाइल ऊपर, लेकिन इसमें तुक्के लगाने का काम मत करना कि अगर एक्यूरेसी फिर मैटर नहीं करती तो फिर मैं 5 मेरे पास क्वेश्चन है, 4 में तुक्के लगा, एक सही निकल गया तो बाकी हो जाएगा। देखो इसमें क्या सीन रहता है तुम्हारा, तुम परसेंटाइल में फंस जाओगे। मैं अगर बैठा हूं और तुम बैठे हो, मैंने 20 क्वेश्चन करे, मेरे 20 सही हैं, तुमने 18 क्वेश्चन करे, 5 में तुक्के मारे, तो कहीं ना कहीं तुम पीछे ही रह जाओगे। तुम्हारा काम है टॉप पे आना। तो किसी मॉक को आप दे रहे हैं तो उसमें परसेंटाइल देखिए कि और उस मॉक में बैठने वाले बच्चों में से आप कितनों से आगे चल रहे हैं, ठीक है। यही गेम है, आपको आगे निकलना है, दूसरों को पीछे छोड़ना है। मॉक्स में भी इन्हीं पे ध्यान दीजिए, एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, ठीक है। एक्यूरेसी क्यों क्वेश्चन गलत है, देखो एक्यूरेसी मॉक्स के लिए मैटर करती है। मॉक में आपको एक्यूरेसी इसलिए मैटर करती है कि आपको दिखना चाहिए आपको ये क्वेश्चन क्यों गलत होता है। आप अगर देखेंगे कि एक क्वेश्चन है आपसे आज गलत हो रहा है, वही आपसे कल भी गलत होगा, इसीलिए एक्यूरेसी मैटर करती है। एक्यूरेसी मैटर करती है मॉक्स में एक्यूरेसी सुधारने की कोशिश करिए। आप ऐसे नहीं कि तुक्के मार के आए। देखो एक्यूरेसी का क्या सीन है, एक्यूरेसी कब बिगड़े, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपको वैल्यू गलत ले गए, ये तो ये आपकी एक्यूरेसी बिगड़ गई। ये नहीं कि आपने बैठ के तुक्के मार दिया, एक्यूरेसी दिक्कत। इसमें तो आप परसेंटाइल में भी आगे निकल, तुक्के मार के कोई पास नहीं हो पाता है, ठीक है। ये भी आप ये सोचिए, इतनी कंपटीशन है, कोई तुक्के मार के एग्जाम नहीं निकाल सकता। लोग दिन रात एक कर रहे हैं, तो कोई तुक्के मार के तो एग्जाम निकाल नहीं सकता है। तो एक्यूरेसी मॉक में ध्यान दीजिए, परसेंटाइल पे तो ध्यान देना है। परसेंटाइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप अगर परसेंटाइल अच्छी लेके चलेंगे, आपका एग्जाम निकलने से चाहे कैसा भी एग्जाम आ जाए। आपने मॉक दिए, देखो आप लाइव मॉक पे देंगे, कोई टफ आएगा, कोई इजी आएगा, आपको परसेंटाइल आपकी एक अच्छी लेवल पे चल रही है प्री की, तो कोई आपको नहीं रोक पाएगा। इसलिए परसेंटाइल पे ज्यादा ध्यान दीजिए, एक्यूरेसी मॉक पे ध्यान दीजिए, मॉक एनालिसिस में ध्यान दीजिए। क्वेश्चन गलत हो रहा है तो कैसे गलत हो, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि मॉक एनालिसिस कैसे करें। तो ये कुछ चीजें हैं, एक्यूरेसी परसेंटाइल वाला गेम आप समझ गए, मॉक्स में आपको कैसे नंबर बनाएंगे समझ गए। इसके बाद देखिए, और ये जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई इसको कम से कम 1 महीने की इंप्लीमेंट करिए। जितनी चीजें आपके पास हैं उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करिए, मेहनत करिए। प्री निकलना बहुत ईजी है। अगर आप 1 महीने पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद 1 महीने की प्रैक्टिस आपके पास है तो प्री आप कोई भी एग्जाम का कभी भी निकाल सकते हैं। आपके एक भी प्री नहीं रुकेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैंने भी इन्हीं तरीके से पढ़ा। मेरी भी नहीं आ रहे थे मॉक्स में नंबर, लेकिन मैंने एग्जाम से पहले प्री मॉक्स से ही खुद को इतना तैयार किया है कि मेरा एग्जाम नहीं रुके। तो ये प्री की स्ट्रेटजी है, इसके बाद मेंस की स्ट्रेटजी भी लाऊंगा और मॉक्स के बारे में कुछ और भी वीडियोस लाऊंगा। तो अपने एग्जाम के लिए लगे रहिए। ऑल द बेस्ट।